दिखाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल के हैशटैग को पाकिस्तान भी बढ़ाता है, यानी कि जो भी देश विरोधी बातें राहुल गांधी की ओर से कही जाती हैं, उनको पाकिस्तान और चीन की ओर से बढ़ावा मिलता है। तो राहुल गांधी को चुनौती दी है अमित शाह ने और कहा है कि डिबेट के लिए तैयार है, संसद में बहस के लिए इस पर हम तैयार हैं और 1962 से आइए बहस करते हैं। आइए 1962 से लेके अब तक क्या क्या हुआ उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी को सीधी चुनौती है ये अमित शाह की तरफ से। लगातार जो राहुल गांधी ने ट्वीट किए, बयान दिए, उसको लेकर टारगेट करते हुए सीधा सीधा चैलेंज किया है राहुल गांधी को अमित शाह ने और कहा कि संकट के समय राहुल गांधी राजनीति करते हैं, ये ओछी राजनीति है। राहुल गांधी के बयानों से, ट्वीट से चीन और पाकिस्तान फायदा उठाते हैं, अपना प्रोपेगेंडा बढ़ाते हैं। दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहाँ तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश भर, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। बिना आईसीयू, बिना वेंटिलेटर का जो आईसीयू है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000, एवरेज में कह रहा हूँ। अब 13,000 से 15,000 किया गया है। और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है, वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयाँ इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज़ है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपने अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचिस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूँ। DRDO एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है जिसमें 250 ICU बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का ITBP संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको ITBP संचालित करने वाली। कुल मिलाकर 30,000 बेड है। तो अभी भी जो 9,937 दिल्ली सरकार ने पहले व्यवस्था करी, वो भी पूरे भरे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करी थी, उनके भी खाली ही थे, परंतु हमने आगे अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा, इसका एडवांस प्लानिंग की।
तो तमाम विषयों पर अमित शाह ने बात की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात की है आज अमित शाह ने, वो सीधा चैलेंज है राहुल गांधी को कि 1962 से अब तक अगर बहस करने का मन है तो आइए संसद में बहस करिए, लेकिन इस समय इस तरह की ओछी राजनीति सही नहीं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आप दोनों का, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, और साथ ही संगीत रागी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ड्यू के प्रोफेसर हैं। संगीत रागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जीडी बख्शी साहब के पास जाना चाहूंगा। जीडी बख्शी साहब, आज गृह मंत्री ने यह कहा कि ये ओछी राजनीति आप बंद करिए, देश इस वक्त एक चुनौती का सामना कर रहा है और आप इस तरह से ट्विटर पे बहस करते हैं जिसका फायदा चीन और पाकिस्तान उठाते हैं। करना है तो पार्लियामेंट में करिए और 1962 से कर लीजिए। ये बड़ी चुनौती राहुल गांधी की है, लेकिन क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि गृह मंत्री को यह सब कहना पड़ रहा है तब, जबकि पूरे देश के हर पॉलिटिकल क्लास को एक साथ होना चाहिए था? देखिए, एक परिपक्व जो है प्रजातंत्र में, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में हमेशा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। पार्टियों से हटकर, पार्टियों के ऊपर लगकर एक बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है। नाउ बात यह है कि ऐसे आप प्रजातंत्र में सवाल खड़े करना चाहते हैं, जरूर करिए, सवाल करना चाहते हैं सरकार से, लेकिन हर चीज का उपयुक्त समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साहब, युद्ध चल रहा है और आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट ऑन। वो नहीं होता और नहीं किया जाता। इस वक्त ऐसा माहौल बन गया है कि हम एक दूसरे से ज्यादा लड़ते दिखाई दे रहे हैं, चीन से कम। और मैं आपको बता रहा हूं कि चीन लगातार अपनी ताकत जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ाया जा रहा है। पहले 6th उसकी मैकेनाइज्ड डिवीजन नीचे आई थी जो RRF है, अब उसकी 4th मोटराइज्ड राइफल डिवीजन भी नीचे आ गई है और वो देपसांग और दौलत बेग ओल्दी के सामने के इलाके में आ गई है। 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन पहले से यहां थी। खबरें आ रही हैं कि वो अपने जो है S-400 मिसाइल्स यहां तैनात करने की फिराक में है या कर चुका है। तो हमको अब ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि चीन क्या कर रहा है, लेकिन यहां की लड़ाई तो पूरी कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई। चर्चा जारी रहेगी। इसी वक्त जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस की राजनीति की कौन सी परिपाटी है? ऑल पार्टी मीटिंग में तय होता है कि इस मुश्किल वक्त में सभी पार्टियां केंद्र सरकार के साथ खड़ी होंगी, लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी का रवैया देखा। हालात यहां तक कि RPN सिंह ने CWC की मीटिंग में साफ कहा कि आप नीतियों पर हमला कीजिए, व्यक्ति पर नहीं। और अब हालात ये बन जाते हैं कि गृहमंत्री को आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ता है। प्रदीप भंडारी, सवाल मेरा आपसे है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें, जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि झूठ की हमेशा एक सीमा होती है और जो झूठ होता है वो अपनी लाइफ के अंदर अपने आप उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो झूठ राहुल गांधी जी फैला रहे हैं, ये झूठ को मुझे लगता है कि देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। पर अब गृहमंत्री जी ने भी आके स्पष्टीकरण दे दिया है कि राहुल गांधी जी को इस वक्त ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपको याद हो कि रफाल के वक्त भी राहुल गांधी जी किस तरीके से पार्लियामेंट में बार बार ये झूठ कह रहे थे, और आपने देखा कि देश की जनता ने कैसे उनको 2019 के अंदर बताया कि झूठ जो है उसको हम स्वीकारेंगे नहीं। बेहतर यह है कि इस वक्त कठिन समय पे जब देश में एकता की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों के बीच में, और शरद पवार ने खुद ने राहुल गांधी जी को नसीहत दी है, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कि आप 1962 को याद करिए। और शरद पवार जो है उनके साथ महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में है, तो उनको अपने सीनियर कलीग को, अलायंस पार्टनर की बात को सुनना चाहिए। इस वक्त राजनीति को बंद करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उन पे, राजीव गांधी फाउंडेशन पे, उनकी माताजी पे करप्शन के एलिगेशंस है उनको उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि देश की सेना पे राजनीति करना। बिल्कुल प्रदीप, और निश्चित तौर पर जब चारों तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हो, राहुल गांधी को हर तरीके से उनके साथ के जो लोग हैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं है, फिर भी लगता है कि राहुल गांधी अड़े हुए हैं। इन बयानों पर हम लौटेंगे आप सभी के पास, हम सभी के पास लौटेंगे, हम लौटेंगे आपके पास। इधर लद्दाख में करारा जवाब दिया गया है, बुरी नजर डाल